देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चालकता के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से किसी भी वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता को ज्ञात किया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे मोलर चालकता के बारे में और किस तरीके से सांद्रता में परिवर्तन करने पर चालकता और मोलर चालकता में परिवर्तन आता है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है मोलर चालकता। मोलर चालकता, देखिए किसी विलयन की मोलर चालकता उस विलयन के V आयतन की चालकता है जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य घुला हो तथा जो इकाई दूरी पर स्थित तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया हो। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यानी ये कहा जाता है कि मान लीजिए कोई 2 इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड आपस में 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड आपस में इकाई दूरी पर है और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या है, इकाई है, और उनके बीच में जो वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है उसका 1 मोल उपस्थित है। यानी 1 मोल वैद्युत अपघट्य अगर वहां पर उपस्थित है तो उस परिस्थिति में जो चालकता होगी उसे हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। और देखिए बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में समझाया भी था कि क्या होता है अगर 2 इलेक्ट्रोडों को, जो 2 इलेक्ट्रोड अगर आपस में इकाई दूरी पर है और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर इकाई है तो उस परिस्थिति में क्या होगा, जो चालकता है वो चालकत्व के क्या होगी, बराबर होगी। यानी G बराबर क्या होगा, कापा। ये आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है कि G बराबर क्या हो जाएगा, कापा। अरे भाई, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना, G बराबर कापा A/L। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आए हो। अगर दूरी भी इकाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी इकाई है तो G बराबर क्या हो जाएगा, कापा हो जाएगा। G बराबर, ये कापा है, G बराबर कापा हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में किसी भी पदार्थ का अगर 1 मोल उपस्थित है तो अब हम जो चालकता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम मोलर चालकता कहते हैं। और मोलर चालकता को प्रदर्शित किया जाता है लैम्डा एम से। किससे, लैम्डा एम से। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, लैम्डा एम बराबर कापा A/L, ठीक है। अब देखिए बच्चों, L हमारा क्या है, इकाई है, इकाई। देखिए बच्चों, इकाई की हम लोग बात कर रहे हैं तो L बराबर 1 मीटर भी हो सकता है या L बराबर 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है। इसी तरीके से एक ही बात की जाए अनुप्रस्थ काट की, यानी इकाई अनुप्रस्थ काट की बात करें तो इसका मतलब है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है या 1 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 1 और A की बात करें तो A की जगह आ जाएगा V, क्योंकि V वो आयतन है जिसमें पदार्थ का 1 मोल घुला हुआ है। तो यानी अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, लैम्डा M बराबर K.V। और आपको पता है 1/V को C सांद्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया लैम्डा M बराबर कापा/C। बेटा कापा है ये, लैम्डा M बराबर कापा.V और अब हो गया लैम्डा M बराबर कापा/C, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक की। देखिए बच्चों, वापस समझिए। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी इकाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी इकाई है, यानी L भी इकाई के फॉर्म में है, मान लेते हैं 1 मीटर है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, और इनके बीच में जो वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है, अगर वो वैद्युत अपघट्य भी क्या है, वैद्युत अपघट्य का 1 मोल है, तो अब क्या होगा, अब इसकी चालकता क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी। क्लियर है यहाँ तक का कंसेप्ट। आगे देखिए, आगे देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कापा को हमने साइमन मीटर की पावर -1 में ले लिया, यानी साइमन मीटर इनवर्स में ले लिया, और जो सांद्रता C है वो मोल और मीटर की पावर -3 में हो, तो हमारी मोलर चालकता क्या निकल के आएगी, हमारी मोलर चालकता निकल के आएगी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो सांद्रता होती है, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे मोलर चालकता की, वहाँ पे पदार्थ का क्या लिया हुआ था, 1 मोल, ठीक है। यानी सांद्रता किस फॉर्म में है, मोलरता के फॉर्म में है। अब उस मोलरता को हमें सांद्रता के इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, यानी मोलरता यानी मोल पर लीटर को हमें मोल मीटर की पावर -3 के रूप में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, मोलरता को 1000 से गुणा कर देंगे। क्लियर है भाई, 1000 से गुणा क्यों किया भाई, लीटर पर मीटर क्यूब के लिए। और अब हमारा ये क्या निकल के आ गई, सांद्रता ये निकल के आ गई 1 मोल मीटर -3। ठीक है, लीजिए भाई, हमने कापा रख दिया साइमन मीटर इनवर्स में, ये हमने मोलरता जो सांद्रता है मोलरता को 1000 से गुणा करके रख दिया। तो हमारी ये मोलर चालकता किस में निकल के आ गई, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में। क्लियर है यहाँ तक का, आगे देखिए। और यदि कापा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में हो और सांद्रता मोल सेंटीमीटर -3 में हो, मोल सेंटीमीटर -3 में हो, तो अब हमारा लैम्डा एम क्या निकल के आएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जो सांद्रता है मोल पर लीटर, इसको मोल सेंटीमीटर -3 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मोलरता होती है, जो सांद्रता मोलरता होती है, उसमें 1000 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए मोलरता तो है मोल पर लीटर में, ठीक है, और ये 1000 से गुणा किया, क्यों, ताकि ये सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर में हो। और इससे अब हमारी सांद्रता क्या निकल के आ गई, सांद्रता निकल के आ जाएगी मोल सेंटीमीटर -3 में। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए अब हमारी जो मोलर चालकता निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को मोलर चालकता समझ में आई होगी कि मोलर चालकता क्या होती है। अब हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से सांद्रता में परिवर्तन करने पर चालकता और मोलर चालकता में परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे देखिए। सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन। देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि जैसे जैसे सांद्रता में परिवर्तन आता है, चालकता और मोलर चालकता में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। जैसे जैसे सांद्रता कम होती जाती है, चालकता भी घटती जाती है। हो घटेगी नहीं घटेगी भाई, घटेगी भाई। सांद्रता से हमारा तात्पर्य है कि प्रति इकाई आयतन में कितने आयन उपस्थित है। भाई जो जिस भी विद्युत अपघट्य की हम लोग बात कर रहे हैं, उस विद्युत अपघट्य के इकाई आयतन में कितने आयन उपस्थित है, और इकाई आयतन में जितने ज़्यादा आयन उपस्थित होंगे, सांद्रता उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, चालकता होगी। तो कहने का मतलब है, अगर विद्युत अपघट्य की सांद्रता ज़्यादा तो इकाई आयतन में आयनों की संख्या ज़्यादा, चालकता भी ज़्यादा। और अगर सांद्रता है कम तो इकाई आयतन में आयन भी क्या होंगे, कम होंगे, और चालकता हमारी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे सांद्रता को कम किया जाता है, चालकता में भी क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। या ये कह सकते हैं सांद्रता में कमी करने पर चालकता में भी कमी होती जाती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि सांद्रता में कमी कैसे करेंगे, उस विद्युत अपघट्य को तनु करके। भाई किसी भी विद्युत अपघट्य का तनुकरण करके हम उसकी सांद्रता को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए विद्युत अपघट्य की सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ चालकता एवं मोलर चालकता दोनों में ही परिवर्तन होता है। क्लियर है, आगे देखिए। दुर्बल एवं प्रबल दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्यों की सांद्रता घटाने पर चालकता क्या होती है, घटती है। अभी मैंने आपको बताया कि भाई कैसा भी विद्युत अपघट्य हो, चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें या प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करें, अगर उनकी सांद्रता घटाई जाती है, यानी जैसे जैसे सांद्रता घटाते हैं, चालकता भी क्या होती है, घटती है। आगे देखिए, क्योंकि तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घट जाती है। मैंने अभी आपको बताया भाई जैसे जैसे आप सांद्रता को कम करेंगे तो प्रति इकाई आयतन में जो हमारे आयन है, जो कि विद्युत धारा के प्रवाह में मदद करते हैं या जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी तनुकरण करने पर, और चालकता भी कम हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक की। आगे देखिए, किसी भी सांद्रता पर विलयन की चालकता
उस विलयन के इकाई आयतन का चालकत्व होता है। ये देखो, हमने ये टॉपिक हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। जिस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये पॉइंट हम हमारे पिछले वीडियो में भी पढ़ के आए हैं कि किसी भी सांद्रता पर जो विलयन की चालकता होती है वो उस विलयन के इकाई आयतन का चालकत्व होता है, जिसे परस्पर इकाई दूरी पर स्थित एवं इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा हो। यानी कहने का मतलब है G बराबर कापा A अपॉन L। अगर A क्या हो 1 यानी इकाई अनुप्रस्थ काट हो, L बराबर क्या हो 1 यानी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी इकाई हो 1 हो, तो देखिए उस परिस्थिति में क्या होगा, जो विलयन की चालकता है वही उसका चालकत्व होगी। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, यदि इलेक्ट्रोड इकाई दूरी पर हो तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य वैद्युत अपघट्य के V आयतन में 1 मोल घुला हुआ हो। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मान लीजिए अगर दूरी इकाई हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी इकाई हो और जो V आयतन है, जो विद्युत अपघट्य का V आयतन है, अगर उसमें पदार्थ का 1 मोल घुला हुआ हो तो क्या होगा, तो अब हम चालकता को क्या बोलेंगे, मोलर चालकता। भैया मैंने आपको समझाया है अभी, मोलर चालकता। और लैम्डा m बराबर K A अपॉन L। ठीक है, चूंकि L बराबर 1 तो A बराबर V, क्योंकि आयतन जिसमें वैद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला है। लीजिए भाई, हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ गया, लैम्डा m बराबर कापा V। ये मैंने आपको समझाया हुआ है कि लैम्डा m बराबर क्या हो गया, कापा V हो गया। आगे देखिए, सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है। देखिए बच्चों, ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि जैसे जैसे सांद्रता घटती है मोलर चालकता क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पे आपको ये चीज समझने की जरूरत है। देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा था, हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था लैम्डा m बराबर कापा V। क्या देखा था, लैम्डा m बराबर कापा V। देखिए लैम्डा m बराबर कापा V। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, मोलर चालकता का फॉर्मूला है। देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको ये बताया था कि जैसे जैसे किसी भी पदार्थ की सांद्रता घटती है, सांद्रता घटने का मतलब है जैसे जैसे किसी भी पदार्थ का तनुकरण किया जाता है, सांद्रता कम की जाती है, तो जो इकाई आयतन है उसमें आयनों की संख्या भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है तो चालकता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए हम सांद्रता घटाते हैं तो चालकता में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सांद्रता घटाने के लिए हम विलयन को तनु कर रहे हैं, यानी वैद्युत अपघट्य को हम लोग तनु कर रहे हैं, तो वहाँ पे आयतन भी बढ़ रहा है। देखिए बच्चों, आयतन क्या होता है, बढ़ता है, और यहाँ पे आयतन ज़्यादा प्रभावी है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, सांद्रता को घटाएंगे, सांद्रता को कम करेंगे, तो ये जो चालकता है वो क्या होगी, कम होगी। कापा का मान तो कम होगा, लेकिन जो आयतन है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। और यहाँ पे आयतन ज़्यादा प्रभावी होता है। आयतन क्या होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। और इसी कारण से सांद्रता घटाने पर जो लैम्डा m का मान है, जो मोलर चालकता का मान है, वो क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर है? तो देखिए, सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है, क्योंकि देखिए कारण, क्योंकि कुल आयतन V बढ़ जाता है। जस्ट अभी मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पे ये चालकता तो कम होती है, ठीक है, जैसे जैसे सांद्रता कम करते हैं चालकता तो कम होती है, लेकिन साथ में आयतन बढ़ता है। ठीक है, और आयतन ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, यानी जितना ये चालकता कम हो रहा है, जितनी चालकता कम हो रही है, उसकी तुलना में आयतन ज़्यादा बढ़ता है, यानी आयतन प्रभावी है। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि कुल आयतन भी बढ़ जाता है जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित हो, तथा आयतन में वृद्धि, देखिए बच्चों, तथा आयतन में वृद्धि कापा में कमी की तुलना में अधिक होती है। आया समझ में ये बात, ये टॉपिक, ये पॉइंट जो मैंने आपको समझाया।
देखिए ये पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, समझ में आया कि क्यों होता है ऐसा? भाई सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता क्यों बढ़ती है, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, जब सांद्रता शून्य की ओर पहुंचने लगती है तो मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब सांद्रता शून्य की ओर पहुंचने लगती है, सांद्रता शून्य का मतलब है जब C बराबर 0, और C बराबर 0 तो आयतन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो देखिए जब सांद्रता शून्य की ओर पहुंचने लगती है, यानी हमने हमारे विद्युत अपघट्य का पूरी तरीके से तनुकरण कर दिया है, तो अब मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता कहते हैं और इसे प्रदर्शित किया जाता है EM नोट से। देखिए बच्चों, ये जो सीमांत मोलर चालकता है इसे अनंत तनुता पर भी चालकता कहा जाता है। वापस ध्यान दीजिए, जो ये सीमांत मोलर चालकता है इसको अनंत तनुता पर चालकता भी कहा जाता है और इसे EM नोट के साथ साथ कभी कभी लैम्डा M नोट के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको कंफ्यूजन में होने की जरूरत नहीं है कि कहीं पर ये EM नोट यूज ले रहे हैं, कहीं लैम्डा M नोट, यानी दोनों तरीके से इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसे EM नोट से निरूपित करते हैं सांद्रता के साथ लैम्डा M यानी मोलर चालकता में परिवर्तन प्रबल एवं दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में अलग अलग होता है। देखिए बच्चों, हम सांद्रता के साथ मोलर चालकता में अगर परिवर्तन की बात करें तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्यों में अलग होगा और दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में अलग होगा। देखिए आगे क्या है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य की कि किस तरीके से सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ जो प्रबल वैद्युत अपघट्य है उनकी चालकता में या कह सकते हैं मोलर चालकता में परिवर्तन आता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा M यानी मोलर चालकता का मान तनुता के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा M का मान तनुता के साथ क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता है और इसे निम्न समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो देखिए समीकरण क्या है, ये समीकरण है, यानी लैम्डा M बराबर EM नोट माइनस AC और ये C की पावर है 1/2। ठीक है, यहाँ पे A क्या है? स्थिरांक है, C क्या है? सांद्रता है, EM नोट मैंने आपको बताया था अभी सीमांत मोलर चालकता जिसे अनंत तनुता पर भी चालकता कहते हैं। और देखिए बच्चों, जो ये समीकरण है ये डिबाई-हकल-ऑनसेगर समीकरण है। क्या है ये? डिबाई-हकल-ऑनसेगर समीकरण है। ठीक है, आगे देखिए, जब लैम्डा M को C की पावर हाफ यानी इसे √C भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, जब लैम्डा M को C की पावर 1/2 के विपरीत आलेखित किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है? एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी ग्राफ प्राप्त हुआ है ये ग्राफ प्राप्त होता है प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए। जब प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए √C या ये कह सकते हैं C की पावर 1/2 तथा मोलर चालकता के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो हमें इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होता है, यानी हमें ये ऐसे पॉइंट मिलते हैं, ये अलग अलग पॉइंट मिलते हैं और जब इन पॉइंट्स को मिला दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें इस तरीके से एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए जब इस प्लॉट को आगे बढ़ाएंगे, देखिए प्लॉट यहाँ पे कट कर रहा है, इसको यूं आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको पता है इस पॉइंट पे C बराबर क्या है? 0। यहाँ पे हम C की बात करें या हम बोले यहाँ पे C हाफ जो है वो क्या है? 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए जब C बराबर 0 है यानी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे अनंत तनुता पर। जब अनंत तनुता पर हम लोग बात कर रहे हैं तो अनंत तनुता पर जो चालकता निकल के आई वो ये निकल के आई, यानी कहने का मतलब है इस ग्राफ को हम अगर आगे तक बढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉटेड करते हैं इस ग्राफ को, तो हमें ये
अनंत तनुता पर, या ये कह सकते हैं हमें सीमांत मोलर चालकता का मान प्राप्त होता है। तो देखिए इस तरीके से ये ग्राफ है, KCl के लिए है ये ग्राफ, या हमें ये पॉइंट मिल गया EM नोट, और ये EM नोट जो ये पॉइंट है ये हमें बताता है सीमांत मोलर चालकता के बारे में। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए हम सीधा सीधा जो हमारा C⁻1/2 और मोलर चालकता है इनके बीच में ग्राफ खींच के हम सीमांत मोलर चालकता का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ पे अंत्य खंड क्या है, EM नोट। जो EM नोट है वो अंत्य खंड है, और इस ग्राफ का जो ढाल है वो किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। अब देखिए, दिए गए विलायक एवं ताप पर स्थिरांक A का मान वैद्युत अपघट्य के प्रकार अर्थात विलयन में वैद्युत अपघट्य के वियोजन से उत्पन्न धनायन एवं ऋणायन के आवेशों पर निर्भर करता है। वापस ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि दिए गए विलायक एवं ताप पर जो स्थिरांक A है उसका मान वैद्युत अपघट्य के प्रकार, यानी कहने का मतलब है कि वैद्युत अपघट्य के वियोजन से जो धनायन और ऋणायन उत्पन्न होते हैं उनके आवेशों के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, NaCl, CaCl2 और MgSO4 क्रमशः 1,1, 2,1 एवं 2,2 वैद्युत अपघट्य के रूप में जाने जाते हैं। देखिए बच्चों, NaCl सोडियम पे भी +1, क्लोरीन पे -1। ठीक है, CaCl2 कैल्शियम Ca+2 के रूप में और क्लोरीन माइनस के रूप में। MgSO4 की बात करें, Mg+2 के रूप में और SO4 -2 के रूप में। यानी ये जो मैंने बताया है ये इनके आवेश है, सोडियम पे +1, इस पे -1। ये जो कैल्शियम है इस पे है +2, ये क्लोरीन पे -1। ये अगर हम Mg की बात करें इस पे है +2 और ये SO4 पे है -2। इसीलिए इन्हें 1,1, 2,1 एवं 2,2 वैद्युत अपघट्य के रूप में जाने जाते हैं। समान प्रकार के सभी वैद्युत अपघट्यों के लिए A का मान समान होता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि अगर समान प्रकार के वैद्युत अपघट्य होते हैं तो A का मान क्या होता है, समान होता है। कोलराउश ने, देखिए एक वैज्ञानिक हुए थे कोलराउश। देखिए बच्चों, कोलराउश ने प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा इनफाइनाइट M, यानी लैम्डा इनफाइनाइट M क्या है यहाँ पे, अरे भाई मैंने अभी आपको बताया था, लैम्डा इनफाइनाइट M को हम E₀M यानी E इनफाइनाइट M भी कहते हैं। इसका मतलब है सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो ये उसको ही प्रदर्शित कर रहा है। तो कोलराउश ने प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए जो हमारी अनंत तनुता पर मोलर चालकता है उसका मान ज्ञात करके यह पाया कि वैद्युत अपघट्यों के वे युग्म जिनमें धनायन एवं ऋणायन समान होते हैं उनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का अंतर क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, आगे देखिए, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य का प्रत्येक आयन मोलर चालकता यानी लैम्डा M में निश्चित योगदान देता है। वापस ध्यान दीजिए, अनंत तनुता पर बात की जाए तो किसी भी विद्युत अपघट्य का जो प्रत्येक आयन होता है उसका मोलर चालकता में योगदान होता है तथा यह इसके साथ वाले विपरीत आवेशित आयन पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए बच्चों, क्या देखा हमने कि कोई भी जो आयन है उसका खुद का मोलर चालकता में योगदान होता है, लेकिन दूसरे विपरीत आवेशित जो आयन है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। यानी प्रत्येक आयन अपने आप में स्वतंत्र होता है मोलर चालकता में योगदान के लिए। ठीक है, आगे देखिए, इस आधार पर कोलराउश ने आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम दिया। कौन सा नियम दिया? आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम दिया। अब देखिए कोलराउश का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा कोलराउश का नियम क्या है। इसके अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता इसके धनायन तथा ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता का योग होती है। वापस देख लेते हैं एक बार
कोलराउश का नियम क्या कहता है कि इसके अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता इसके धनायन एवं ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता का क्या होती है, योग होती है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक। आगे देखिए, लैम्डा इनफाइनाइट एम ए बी, ठीक है, ये कोई वैद्युत अपघट्य है तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट ए प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट बी माइनस हो जाएगा। अब देखिए लैम्डा इनफाइनाइट ए प्लस क्या है, ए प्लस की यानी जो ए प्लस है, जो धनात्मक आयन है, उसकी सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर चालकता है। क्लियर है। आगे देखिए लैम्डा इनफाइनाइट बी माइनस क्या है, ये बी माइनस की सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर चालकता है। अब हम लोग KCl के लिए बात करते हैं तो KCl के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, लैम्डा इनफाइनाइट एम KCl बराबर लैम्डा इनफाइनाइट के प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। ठीक है, आगे देखिए, यदि एक वैद्युत अपघट्य के वियोजन से V प्लस धनायन तथा V माइनस ऋणायन प्राप्त होते हैं तो सीमांत मोलर चालकता क्या होगी। तो देखिए अब सीमांत मोलर चालकता का सूत्र हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट M बराबर V प्लस लैम्डा इनफाइनाइट A प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस V माइनस लैम्डा इनफाइनाइट B माइनस। यानी अगर मान लीजिए हमें विद्युत अपघट्य के वियोजन से कितने धनायन और ऋणायन प्राप्त हो रहे हैं ये पता है तो अब हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम लोग सीमांत मोलर चालकता निकालेंगे। क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, अब देखिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब हम किसकी बात करेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की। देखिए बच्चों दुर्बल वैद्युत अपघट्य के बारे में आप लोगों को पता है कि ये ऐसे वैद्युत अपघट्य होते हैं जो कि पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य उच्च सांद्रता पर अल्प वियोजित होते हैं। ठीक है, अतः लैम्डा एम में तनुता के साथ परिवर्तन वियोजन की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात करें तो तनुता के साथ साथ जो इनकी मोलर चालकता में जो परिवर्तन आ रहा है वो क्यों आता है, वो आता है इनकी वियोजन की मात्रा में वृद्धि के कारण। अरे भाई जैसे जैसे इनका तनुकरण किया जाता है तो क्या होता है, इनके वियोजन की मात्रा बढ़ती जाती है और वियोजन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो चालकता में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, आगे देखिए परिणाम स्वरूप एक मोल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन के कुल आयतन में आयनों की संख्या बढ़ती है। तो इससे क्या होता है, एक मोल वैद्युत अपघट्य वाला जो विलयन है उसमें आयनों की संख्या भी क्या हो गई, बढ़ गई। आगे देखिए दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता तथा C की पावर 1/2 के मध्य निम्न ग्राफ आता है। अब देखिए दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो देखिए क्या ग्राफ आता है, लीजिए भाई मोलर चालकता और √C, इसे √C भी बोल सकते हैं, C की पावर 1/2 को। इसके बीच में देखिए बच्चों ग्राफ खींचने पे इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होता है। ये ग्राफ किसके लिए आया, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। और हम लोग यहाँ पे कौन सा दुर्बल वैद्युत अपघट्य को लेके चल रहे हैं, एसिटिक एसिड को। ठीक है भाई, जो एसिटिक अम्ल है हमारा वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। अब बच्चों ध्यान से देखिए ये जो ग्राफ आया है इस ग्राफ में अगर देखिए हम इस ग्राफ को आगे एक्स्ट्रा प्लॉट करके, देखिए बच्चों इस ग्राफ को आगे हम लोग एक्स्ट्रा प्लॉट करके या इसका बहिर्वेशन करके हम लोग अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते। जबकि आप लोगों ने देखा कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य थे उनके लिए हम लोग ग्राफ से ही हमने क्या प्राप्त कर लिया था, अनंत तनुता पर मोलर चालकता को। यानी ये कह सकते हैं कि वहां पर हमने ग्राफ से सीमांत मोलर चालकता का मान प्राप्त कर लिया था, लेकिन यहाँ पर हम सीमांत मोलर चालकता का मान प्राप्त नहीं कर सकते। और देखिए ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पर कि जैसे जैसे क्या हो रही है, जैसे जैसे सांद्रता को कम करते जा रहे हैं क्या होती जा रही है, आपकी ये जो मोलर चालकता है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। देखिए इस तरीके से देखिए ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो
तो आगे देखिए, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य पूर्णतया वियोजित हो जाता है, परंतु इतनी कम सांद्रता पर विलयन की चालकता इतनी कम हो जाती है कि इसके वास्तविक मान को नहीं मापा जा सकता। देखिए बच्चों, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य तो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, परंतु इतनी कम सांद्रता पर विलयन की चालकता इतनी कम हो जाती है कि इसके वास्तविक मान को मापा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आगे देखिए, अतः दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा इनफाइनाइट एम कोलराउश का आयनों के लिए स्वतंत्र अभिगमन नियम का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए जो लैम्डा एम नोट है, या हम बोल सकते हैं लैम्डा इनफाइनाइट एम है, जिसे सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, इसे कोलराउश के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम के उपयोग से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, किसी भी सांद्रता C पर यदि वियोजन की मात्रा अल्फा हो तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा एम आप लोगों को पता है क्या है, मोलर चालकता है। लैम्डा इनफाइनाइट एम क्या है, सीमांत मोलर चालकता है। आगे देखिए, तो एसिटिक अम्ल जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए हमें पता है कि जो वियोजन स्थिरांक है वो क्या होता है, वियोजन स्थिरांक Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा का मान अभी हमने निकाला, भैया अल्फा का मान हम लोगों ने क्या निकाला था, देखिए बच्चों इधर ध्यान दीजिए, अल्फा का मान था लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, सी लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम। ठीक है, और अब लास्ट में ये फॉर्मूला प्राप्त होता है हमें, सी लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम, और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट एम और माइनस लैम्डा एम। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या निकल के आ गया, वियोजन स्थिरांक निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आगे देखिए, आगे क्या है, अब हम बात करेंगे कोलराउश के अनुप्रयोग कि कोलराउश नियम के क्या क्या अनुप्रयोग है। देखिए बच्चों, किसी वैद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता यानी सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करना, ये किससे ज्ञात कर सकते हैं, कोलराउश के नियम से। यानी कहने का मतलब है, कोलराउश के नियम की सहायता से अगर मान लीजिए हमें किसी प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए सीमांत मोलर चालकता पता है, तो हम उसकी सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए भी सीमांत मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा उपयोग क्या है इसका, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना, यानी इसकी सहायता से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन स्थिरांक भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी कि किस तरीके से प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए हम सीमांत मोलर चालकता को ज्ञात करते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए हमें किसी भी प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए या प्रबल वैद्युत अपघट्य के आयनों के लिए अगर हमें सीमांत मोलर चालकता का मान ज्ञात है, तो हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए भी सीमांत मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए समझिएगा कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, मान लीजिए हमें एसिटिक अम्ल के लिए CH3COOH के लिए हमें क्या ज्ञात करनी है, सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्या है, ये कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, और हमें मान लीजिए कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट, इसकी सीमांत मोलर चालकता हम लोगों को पता है। इसके अलावा HCl, इसकी हमें सीमांत मोलर चालकता पता है, यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता पता है। और जो हमारा NaCl है, इसकी भी हमें क्या पता है, मोलर चालकता पता है। ठीक है, और आपको पता है ये तीनों क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य है, और ये क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। तो देखिए किस तरीके से इन प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता से इस दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए हम लोग अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसके लिए कोलराउश नियम लगाएंगे, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH
COONA, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस और लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस। भाई लिख सकते हैं ना। भाई ये किस तरीके से टूटता है, ये पूरा तो टूटता है माइनस के आयन के रूप में, ये टूटता है प्लस के आयन के रूप में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं HCl की। लीजिए भाई, HCl के लिए सीमांत मोलर चालकता क्या होगी, H प्लस आयन की मोलर चालकता और फिर अनंत अनुता पर Cl माइनस आयन की मोलर चालकता। लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये भी कैसे टूटता है, H प्लस और Cl माइनस के रूप में टूटता है। फिर प्रबल वैद्युत अपघट्य है, ये कैसे टूटता है मैंने अभी आपको बताया, CH3COO माइनस और Na प्लस के रूप में टूटता है। अब NaCl की बात करें, ये टूटता है Na प्लस और Cl माइनस के रूप में। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, अब लैम्डा इनफाइनाइट NaCl के लिए निकालेंगे। लीजिए भाई, Na प्लस की अनंत अनुता पर मोलर चालकता और Cl माइनस की, ठीक है। हमने तीनों वैद्युत अपघट्यों के लिए ये हम लोगों ने क्या निकाल ली, इनकी सीमांत मोलर चालकता निकाल ली, यानी अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकाल ली। अब हमें इसके लिए मोलर चालकता निकालनी है। देखिए बच्चों, अपना दिमाग लगाइएगा। अगर इसकी मोलर चालकता और इसकी मोलर चालकता को जोड़ दी जाए, देखिए बच्चों, CH3COONA, इसकी जो अनंत अनुता पर मोलर चालकता है उसको और HCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को जोड़कर इसमें से NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को अगर घटा दिया जाए तो हम किसकी मोलर चालकता निकाल सकते हैं, हम एसिटिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो प्रत्येक आयन होता है, किसी भी वैद्युत अपघट्य की हम लोग बात करें तो प्रत्येक आयन का मोलर चालकता में अपना अपना योगदान होता है, वो निश्चित योगदान होता है और वो इसके लिए मोलर चालकता में योगदान के लिए क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है। तो देखिए बच्चों, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम जो इसकी सीमांत मोलर चालकता निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH3COO माइनस प्लस Na प्लस लिख सकती हूँ खोल के। भाई इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, रख दी ये वैल्यू। अब इसकी जगह जो लैम्डा इनफाइनाइट HCl है, इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ। लीजिए भाई, लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ठीक है। और इसमें से मैं जो NaCl है इसकी सीमांत मोलर चालकता को माइनस कर रही हूँ। तो लो भाई, लैम्डा इनफाइनाइट ये हो गया Na प्लस और माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, हो गया बच्चों। और इससे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम निकाल लेंगे ये लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस और लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, ये हम लोग निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम लोग ये चीज़। देखिए यहाँ पे मैं अब लिखूंगी, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो लीजिए भाई, इससे ये कट गया भाई, लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस से लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस कट गया। और ये हमारा ये देखिए, लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस से ये लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस ये बच गया और एक हमारे पास बच गया लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, ये बच गया ना। अरे भाई ये चीज़ निकल के आ गई ना, ये वाली, ठीक है। और ये इसका मतलब है हमने इससे क्या निकाल लिया, इससे हमने लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH निकाल लिया। यानी कहने का मतलब है हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस तरीके से जो हमारी एसिटिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता है वो ज्ञात कर ली। तो देखिए बच्चों, समझ में आई ये चीज़ कि भाई अगर हम लोगों को प्रबल वैद्युत अपघट्यों का सीमांत मोलर चालकता पता है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्यों के आयनों के लिए अगर हमें सीमांत मोलर चालकता पता है तो हम उनकी सहायता से किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए भी सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए बच्चों,
इस पे आधारित बहुत से प्रश्न आप लोगों के हैं, बहुत सारे प्रश्न उत्तर है और परीक्षा में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे के वीडियो में हम लोग वैद्युत अपघटन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से वैद्युत अपघटन होता है। ठीक है, धन्यवाद।